वेलकम टू मिस्टी बायोलॉजी। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। पहले इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि कॉन्वलेसेंट का मीनिंग क्या होता है। कॉन्वलेसेंट का मतलब होता है कि किसी बीमारी से जस्ट अभी रिकवर किया है। प्लाज्मा मीन्स कि एक ब्लड का एक लिक्विड पोर्शन है ये। दैट मीन्स हम इस थेरेपी में करते क्या है कि हम जो रिकवर्ड पेशेंट है उसका प्लाज्मा यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ये जो रिकवर्ड पेशेंट्स होते हैं, इन रिकवर्ड पेशेंट्स का हम क्या डोनेट करते हैं? प्लाज्मा। और किस में डोनेट करते हैं? इन रेसिपिएंट्स में। ऐसे रेसिपिएंट्स जो कि इन्फेक्शन में होते हैं या किसी भी उनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप हुई है या फिर अभी वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, तो ऐसे में हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं। तो सिर्फ प्लाज्मा ही क्यों डोनेट करते हैं? पूरा हम ब्लड क्यों नहीं डोनेट कर सकते? क्योंकि मेनली हमें चाहिए होते हैं एंटीबॉडीज़, और वही एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि किसी बीमारी से लड़ने में हेल्प करती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। तो यहाँ पर में इसलिए प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। ये एक टाइप का पैसिव एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है। पैसिव क्यों? क्योंकि एक बॉडी से एंटीबॉडीज़ को या प्लाज्मा को हम पास कर रहे हैं दूसरी बॉडी में, तो इसीलिए इसे पैसिव भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम से भी बोल सकते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। आज के जो टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया जा रहा है, पर जो ये प्लाज्मा थेरेपी है ये इसका एक ओनली सॉल्यूशन नहीं है कोविड-19 का। ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, राइट। और ये जो प्लाज्मा थेरेपी ऐसा नहीं है कि इसी अभी यूज़ किया जा रहा है, ये कोई न्यू डिस्कवरी है या कुछ न्यू कोई टेक्निक आई है यहाँ पर में। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे बहुत पहले भी अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस में यूज़ किया गया था। जैसे सार्स-कोव जो 2002 में आउटब्रेक हुआ था तब भी इसे यूज़ किया गया। मर्स-कोव जो 2012 में हुआ तब यूज़ किया गया। पोलियो में, हेपेटाइटिस में, इन्फ्लुएंजा में, मीजल्स में। इनफैक्ट जो रिसेंटली 2015 के अराउंड एबोला आउटब्रेक हुआ था तो उस टाइम पर भी इस प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया गया था। WHO ने रेकमेंड किया था। अब इस प्लाज्मा थेरेपी से बेनिफिट किसको होने वाला है? ऐसे लोगों को जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है, और ऐसे लोग जिनके अंदर हायर रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस है, मीन्स उनको बीमारियों के बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जैसे कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हो गए, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हो गए, जिनको हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स। तो इन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो कि कई टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट उन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मोस्टली ऐसे उन एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप हो पा रहा उनके लिए उनकी बॉडी में। तो ये ऐसे में उनके लिए एक होप होता है प्लाज्मा थेरेपी। तो हम अपने इस वीडियो में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा है जो यहाँ पर में वो एक येलोइश लिक्विड होता है या स्ट्रॉक कलर का लिक्विड होता है ब्लड में, जो कि सारे ब्लड सेल्स को अपने अंदर होल्ड कर रखता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सब को होल्ड करता है। और ये जो प्लाज्मा है 55% ऑफ द ब्लड होता है। दैट मीन्स 55% पोर्शन तो प्लाज्मा कवर करता है, बाकी 45% में बाकी जो कंपोनेंट्स हो गए, जितनी भी सेल्स हो गई, वो सब 45% में आ जाती हैं, राइट। अगर हम ब्लड को इस तरह से कॉन्सेंट्रेट करें कि इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करें उसका, तो जितनी भी एरिथ्रोसाइट्स होती है जो कि ऑलमोस्ट 45% कवर करती है, तो वो बॉटम लेयर बनाती है, बॉटम में आ जाती है। जो मिडल लेयर होता है वो होता है बफी कोट, और बफी कोट में प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर हमें कभी DNA को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वो उसके लिए हम इस बफी कोट लेयर को ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें होता है ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट्स में होता है न्यूक्लियस। तो हमें अगर न्यूक्लियस DNA को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें न्यूक्लियस की नीड होगी, और न्यूक्लियस सिर्फ ब्लड की 3 सेल्स होती है, उसमें से सिर्फ ल्यूकोसाइट है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस बात को अभी हटाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए तो प्लाज्मा इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्लाज्मा को देखना होगा। तो ये जो प्लाज्मा है यहाँ पर में, इसमें कई सारी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे एंटीबॉडीज़ है इसमें, बाकी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, कुछ आयंस होते हैं, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो यही प्लाज्मा हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा डोनेशन के टाइम पर। तो वो तो बात रही अभी प्लाज्मा के बारे में। अब हम किसी को प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें प्लाज्मा को सेपरेट भी करना होगा पूरे ब्लड में से। तो अगर हमें प्लाज्मा को सेपरेट करना है तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है प्लाज्मा फिरेसिस।
प्लाज्माफेरेसिस में प्लाज्मा अफरेसिस का मतलब होता है टेकिंग अवे, दैट मीन्स प्लाज्मा अफरेसिस मतलब प्लाज्मा को निकालना एक तरह से। तो ये जो प्लाज्माफेरेसिस है हम इसे दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है कि हम ब्लड को किसी एक टेस्ट ट्यूब या किसी वायल में लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर एक ज़ोर से स्पिन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी प्लाज्मा होता है वो एक कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो हम उस प्लाज्मा को ले सकते हैं। दूसरा जो मेथड है इसमें वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है जिसमें से ब्लड को पास करते हैं। तो जो ब्लड की बड़े बड़े कंपोनेंट होंगे जैसे सेल्स होंगी, जितनी हीमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, तो वो सब एक साइड रह जाएंगे और जो स्मॉल कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि प्लाज्मा में जो प्रेजेंट है एंटीबॉडी, ये सब उसमें से पास हो जाएंगे। तो इन दो मेथड्स के थ्रू हम प्लाज्मा को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, राइट। अब इस टेक्निक से बेनिफिट किस किस को होता है या बेनिफिट होता क्या है? हमें एक तो बनी बनाई पैसिव इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर खुद से इन्फेक्शन के थ्रू जनरेट नहीं होती है, हमें ऑलरेडी कहीं से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ मिल जाती है जो कि क्या इंक्रीज़ करती है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर। इसका मतलब जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ टाइटर ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो बीमारियों से उतना ज़्यादा या इन्फेक्शन से उतना ही ज़्यादा फाइट करेंगी। और इससे इस प्लाज्मा थेरेपी से देखा गया है कि काफ़ी क्लिनिकल सिम्टम्स है वो काफ़ी इम्प्रूव भी हो गए हैं। जैसे कि अगर सांस लेने में जैसे प्रॉब्लम हो रही है, कफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे डिसअपियर होते हैं और पेशेंट काफ़ी रिकवर भी करता है। और इसमें ये भी देखा गया है कि पल्मोनरी फंक्शन भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। पल्मोनरी मतलब लंग्स के लिए जो लंग का फंक्शन है, लंग काफ़ी अच्छे से फंक्शन करता है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मोर्टेलिटी रेट को भी काफ़ी कम कर देता है। अब इतने ये तो इसके बेनिफिट्स थे, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी प्रेजेंट हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और HIV ट्रांसमिट हो सकता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये सब भी हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी, मतलब अगर हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ब्लड को, प्लाज्मा को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड लंग इंजरीज़ होती है, वो भी पेशेंट में हो सकती है जो लंग को डैमेज कर सकती है। अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो रिस्क को अगर हम अलग कर कर देखें तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और आप अभी जो कोविड-19 में जो ट्रीटमेंट देखा जा रहा है तो एक काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी देखे गए हैं पेशेंट्स में, तो इसका एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है जिस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। तो ये था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में शॉर्ट इंट्रो। थैंक यू।